गुड मॉर्निंग सबको, गुड आफ्टरनून सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड नाइट सबको। जब भी तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हारे लिए ही है। तो देखें, इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोगों का सिलेबस का फर्स्ट वाला रे ऑप्टिक्स है जो है, ऑप्टिक्स जो है उसमें जो रे ऑप्टिक्स है उसका जो बी वाला पार्ट था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करना है, आज हम लोग देखना है प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म अगर देखना है तो इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं भाई देख के आओ, अच्छा लगेगा तुमको भी हमको भी। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म देखें होता क्या है, इसमें दो साइड्स होती हैं इस प्रकार से, ऐसे दो साइड्स होती हैं, एक बेस होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम दो ट्रायंगल्स ऐसे बनाएं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये तुम्हारा बनता है प्रिज्म बन जाता है ना। और इसकी जो ये दोनों साइड्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग साइड्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग साइड्स या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोल देते हैं इसको। देखें प्रिज्म होता क्या है, ये एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, ये एक होमोजीनियस सिस्टम होता है। इसके हर पार्ट पे, हर जगह पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेम होता है। ये एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, होमोजीनियस, है ना। तो इसके हर पार्ट पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म क्या होता है, जैसे हम कहें एक कांच की प्लेट ये है, कांच की प्लेट ये, दोनों को इस प्रकार से हम मिलाएं तो ये हमारा बनता है प्रिज्म। और हम लोग जब आगे प्रिज्म दिखाएंगे तो केवल इतना दिखाएंगे, केवल इतना बना के प्रिज्म दिखा देंगे। सिंपल काम, आलस वाला काम करेंगे हम लोग, सिंपल सा छोटा सा ऐसे इसको हम लोग प्रिज्म को अपने दिखा देंगे। ये होता है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म को दिखाएंगे ऐसे, होता है ऐसे है। ठीक, अब देखें प्रिज्म से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम लोग लिखते हैं ए से। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये देखिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये चेंज होता रहता है, ये तुम्हारी लाइट रे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे हम कहें ये तुम्हारी लाइट रे ऐसे गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ ऐसे निकल गई, तो इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ये होगा। अगर यही तो सेम केस तुम्हारा अगर जरा सा चेंज हो जाए, जैसे हम कहें फिर से यहाँ पर हम तुम्हारे लिए प्रिज्म बनाते हैं, ठीक, और लाइट रे यूं आई या लाइट रे जैसे मान लो यूं आई, यूं गई और ऐसे निकल गई, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा तुम्हारे लिए, ये होगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म रटना नहीं है, समझना है इसको, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे कैसे चेंज हो सकता है। अब जैसे इसी केस में देखें, ऐसे अगर इसी केस में देखें हम लोग, ये लाइट रे ऐसे आके अगर ऐसे निकल गई होती तो एंगल ऑफ प्रिज्म तुम्हारा ये होता है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, तो दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड्स के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है, एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, इसके हर पार्ट में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। म्यू जो होता है इसमें पूरे में सेम रहता है। तो देखें ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई, जितना सिलेबस में है केवल उतना ही पढ़ते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो जितना सिलेबस में उतना पढ़ते हैं। तो ये था प्रिज्म के बारे में। ठीक, तो प्रिज्म आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। देखें तो जैसे हम यहाँ पे एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, शिप बढ़िया से एकदम प्रिज्म ड्रॉ करते हैं। जब हमने बताया कि प्रिज्म जब भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे भाई, ठीक ना। प्रिज्म जब भी ड्रॉ करेंगे ऐसा ही ड्रॉ करेंगे। देखें अगर कोई मैं लाइट रे ऐसे अगर ड्रॉ करता हूँ जो कि ऐसे जा रही है, तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन में आपको बताया गया है कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर हल्की सी बेंड हो जाती है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंस हो रही है वहाँ पे क्या ड्रॉ कर दोगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। ठीक, उसके बाद ये जो लाइट रे होती है टुवर्ड्स नॉर्मल हल्की सी
बेंड हो जाएगी तो ऐसे बेंड हो गई है। उसके बाद देखना यहाँ पे लाइट रे अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तब क्या करोगे, पहला काम यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। उसके बाद तुम्हें पता है, बचपन से तुम्हें पता है ना, बचपन से तुम्हें पता है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे नॉर्मल, ये कुछ ऐसे निकल जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनना है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं आई से। ये बनता है एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम लोग लिखते हैं ई से। ठीक है, कई बुकों में ये I1 या I2 लिखा होता है, हम इसको आई और इसको ई यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर हम देखें, अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो लाइट कैसे जा रही थी, ऐसे सीधे जा रही थी। अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो ये लाइट कैसे जा रही थी, ऐसे सीधे निकल जा रही थी। तो हम अगर कहें कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट कैसे ऐसे सीधे निकल जाती है ना। लेकिन अब आ गया इसके रास्ते में प्रिज्म, रास्ते में एक प्रिज्म आ गया। जब प्रिज्म आ गया तो ये क्या हो गया, अपने मार्ग से भटक गया। तो भाई कितना भटक गया, मतलब कितना डेविएट हो गया, तो कैसे पता करेंगे, इमर्जेंट रे को हल्का पीछे ऐसे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे थी, जो लाइट रे हमारी ऐसे सीधी जा रही थी, वो कैसे जाने लगी, ऐसे जाने लगी। जो ऐसे सीधी जा रही थी कैसे जाने लगी, ऐसे जाने लगी, मतलब अपने वे से कितना डेविएट हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हो गया डेल्टा आई ई। ठीक, यहाँ पे जो ये एंगल बनना है इसको हम लोग बोल रहे हैं R1। यहाँ पे जो एंगल बनना है इसको हम लोग बोल रहे हैं R2। अब देखना, फिर से देखना भाई, एक बार फिगर बिल्कुल ध्यान से देखना। ये था तुम्हारा प्रिज्म, इंसिडेंट रे आई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, टुवर्ड्स नॉर्मल हल्की सी बेंड हो गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से अवे हट जाएगी। तो जब नॉर्मल से अवे हट जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ पे इमर्जेंट रे हमें मिल गई। इसको याद रखने का तरीका ये भी होता है, एक बार बोर्ड्स में MCQ में आया था भाई कि इंसिडेंट रे जो है अगर किसी प्रिज्म से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किस वे को जाती है। तो उसमें जो ऑप्शन सही था, मतलब टुवर्ड्स बेस की ओर झुक जाती है। अगर हम लोग इसको अगर नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे को बेबी, जस्ट कॉल इट बेबी। इसको जैसे हम नाम दे देते हैं बेस, है ना, बेस, बेबी बेस। तो बेबी को क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है ना, तो जब बेबी गई प्रिज्म से पास की तो वो बेस की ओर अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो बेबी को बेस पसंद है, याद रखने का तरीका भाई। देखें, यहाँ पे थी हमारे पास इंसिडेंट रे, ये हो गई इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, इसको हमने नाम दिया R1, इसको हमने नाम दिया R2। अब ये छोटका सा एंगल क्या है, R1 है, ये पूरा एंगल I है। तो ये देखना, जरा ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल I है तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा, I होगा। ये पूरा एंगल I है तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा, I होगा। ये पूरा एंगल I, ये भी पूरा एंगल I होगा। तो जब ये भी पूरा एंगल I होगा, इस I, ये पूरा एंगल I, ये पूरा एंगल I, और इस I में से R1 हटा दोगे तो ये क्या बचेगा, I माइनस R1। इसको हम यहाँ बड़ा करके लिख देते हैं, ये क्या है, I माइनस R1 है। क्या है ये, I माइनस R1 है। ठीक, और इधर है ये हमारे पास है E, और इतना एंगल है R2। तो इसी सेम वे में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हम यहाँ लिख देते हैं I माइनस R2, I माइनस R2। ये था हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको हमने नाम दिया R1, इसको हमने नाम दिया R2। ये हो गया I माइनस R1, ये हो गया E माइनस R2। ये क्या हो गया, E माइनस R2 हो गया। बात समझ में आई भाई। देखें, तो ये हो चुका है हमारे लिए फिगर कंप्लीट। अब इसके लिए हम लोग क्या करना होता है, देखें सिलेबस में क्या दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है कि रिलेशन एक निकालना है अच्छा सा तुम्हें। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालेंगे। इसके अलावा और कुछ तो कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। तो बस जो कर सकते हैं उसी पे ध्यान लगाते हैं। फिगर ना समझ में आया तो भाई देख लें, एक बार और देख लें
जैसे ये हमने बनाया है, बड़ा सा फिगर बना देते हैं, ये बात ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा प्रिज्म, ये गई लाइट रे, ठीक। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई बेंड, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, फिर ये नॉर्मल से हो गई अवे, ठीक है। ये एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल R1, ये वाला एंगल R2, ये लाइट रे कैसे ऐसे सीधी निकल जाती, ये कितना डेविएट हो गई तो डेल्टा ले डेविएट हो गई, ये पूरा एंगल I इतना सा R1, ये भी पूरा क्या होगा I होगा इतना R1, तो ये एंगल क्या हो जाएगा I माइनस R1, ये इतना सा एंगल R2, ये पूरा E है तो ये भी पूरा क्या होगा E होगा, तो इतना बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा E माइनस R2 हो जाएगा। ये है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन फिगर पे और देखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं तो क्या हमें पता चलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डेल्टा बनना है एंगल, यहाँ पे जो एंगल डेल्टा बनना है वो एक्सटर्नल एंगल है किसका, ये वाले ट्रायंगल के लिए। अगर हम देखना चाहें ऐसे, अगर बना के देखना चाहें, ऐसे बना के अगर देखना चाहें, ये एंगल है डेल्टा, इसके इंटीरियर एंगल है I माइनस R1 और ये है E माइनस R2, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा निकालना चाहें तो डेल्टा क्या निकल के आएगा, तो भाई देखें, इसको जैसे नाम देना चाहें तो नाम दे देते हैं इसको हम बोल दे देते हैं ए ले चुके हैं पहले, तो इसको नाम दे देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं D। तो ट्रायंगल कौन सा, फ्रॉम ट्रायंगल BCD, तो जब ट्रायंगल BCD से हम लोग देखते हैं B यहाँ, ठीक, C यहाँ और D यहाँ, फ्रॉम ट्रायंगल BCD। अब BCD में जो डेल्टा है वो क्या है, एक्सटर्नल एंगल, तो जो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं श्योर, ये एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट इंटरनल एंगल्स कौन से हैं, I माइनस R1, तो हम लोग लिखेंगे बड़े आराम से I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, E माइनस R2, बस। अब यहाँ पे I माइनस R1 लिखा है प्लस E माइनस R2 लिखा है, तो हम लोग क्या करें, I प्लस E को एक साथ लिख लेते हैं, I प्लस E को एक साथ लिख लेते हैं। फिर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस R1 माइनस R2, ये है हमारे पास I प्लस E, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो ये आ गया है डेल्टा, ठीक है। हमने डेल्टा निकाल लिया है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया है, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। हमने कहा था एक रिलेशन से काम नहीं चलता है, कई सारे रिलेशन निकालने पड़ते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, देख। तो अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल के पास। यहाँ देखते हैं बहुत बढ़िया क्वाड्रिलेटरल बनना है, ABCD, यहाँ पे A ले चुके हैं, B ले चुके हैं, C ले चुके हैं, D ले चुके हैं, इसको नाम दे देते हैं E, इसको नाम दे देते हैं F। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखते हैं कौन सा, ये बनना है BFCE, है ना। तो BFCE में तुम्हें पता होगा, बचपन में तुम्हें क्लास 6 में पढ़ाया गया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो अब देखना जरा यहाँ पे ध्यान से कि ये वाला जो एंगल होगा, ये हमने क्या ड्रॉ किया था, नॉर्मल ड्रॉ किया था। जब नॉर्मल ड्रॉ किया था तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अरे ये एंगल कितना होगा, ये भी तो नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है, BCF बनना है, यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, BCF ट्रायंगल बनना है। अब देखना यहाँ पे दो एंगल्स यहाँ पे दे चुके हैं, R1 और R2, उनको पहले लिख चुके हैं यहाँ पे R1 और R2। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, तो हमें पता है सर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, और ये पहले से दोनों R1 R2 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 माइनस R1 प्लस R2। तो अब देखें, अगर हम लोग यहाँ पे लगाना चाहें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखें EBFC में चार एंगल कौन कौन से मिल रहे हैं, ये तो मिल गया एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा हो गया ये एंगल जो कि नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर उसके बाद ये वाला एंगल हमने देखा, ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब उसके बाद ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास, 180 माइनस R1 प्लस R2।
तो अब हम लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से a प्लस 90, पहले a फिर 90 फिर प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 फिर प्लस एक और 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, ये 90 180 और ये 180 मिलके 360 और 360 और 360 डिग्री हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास आ चुका है। अब ये जो वैल्यू निकल के आए यहाँ से a इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिमाग में बसा के रखना भाई कि a इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे डेल्टा के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख रखा है I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर तुमसे एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दे देता है और एंगल ऑफ प्रिज्म दे देता है और तुमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है, तो तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक, और a R1 और R2 में क्या रिलेशन होता है, तो a इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला है, एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए ये तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे के सारे फिगर से रिलेटेड बनते हैं, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट लेक्चर एक अलग से करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो ये था हमारे पास प्रिज्म से रिलेटेड छोटा सा। अब हम लोग देखते हैं जो तुम्हारे सिलेबस की अगली हेडिंग है। अगली हेडिंग ये कहना चाहती है कि फैक्टर्स को बताइए को कौन कौन से फैक्टर जो है इस डेल्टा को इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग करते हैं रफ। कौन कौन से फैक्टर्स इस डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं भाई। कैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो सकता है, कैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ा सकते हैं। देखें, हेडिंग डाल दो भाई, बहुत है प्यार मोहब्बत से। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। तो देखें सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, देखना ध्यान से। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि जिस भी प्रिज्म का म्यू बड़ा होगा, म्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी बड़ा होगा। अच्छा, सेकंड चीज ये देखी गई कि एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो ये डेल्टा जो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब जरा दिमाग पे जोर देना, अगर तुमने पहले जोर दिया होगा तो दिमाग में एक बात खटकेगी तुरंत तुम्हारे कि डेल्टा इक्वल टू आपने अभी बताया सर, अभी बताया कि I प्लस ई माइनस ए बताया। तो सर अगर ए भैया बढ़ेगा तो डेल्टा तो कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा बढ़ेगा क्या होना चाहिए, डेल्टा कम होना चाहिए। अगर हम जैसे कहें I प्लस ई का सम कितना है 80 है और माइनस ए हम कहें 10 है, फिर 20 हो गया, फिर 40 हो गया, तो जैसे जैसे ए बढ़ रहा है वो डेल्टा क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने पे डेल्टा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होता है। क्या होता है, ये डेल्टा होता है जो डेल्टा बढ़ता है। क्या होता है, डेल्टा बढ़ता है। डेल्टा क्या होता है, बढ़ता है। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने पे डेल्टा बढ़ता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने पे डेल्टा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर तुम फॉर्मूले से देखोगे तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी गलत टाइप की लगेगी। क्यों भाई, क्यों बढ़ रहा है ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। क्योंकि देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, ये कहीं ना कहीं से एंगल ऑफ प्रिज्म पे ही डिपेंड करता है। तो जब एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इस वजह से डेल्टा क्या होता है, बढ़ता जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाने पे। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, अभी ग्राफ हम लोग देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। पहले देख लेते हैं फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। ठीक, तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, जिस भी लाइट वेव के लिए, जिस भी लाइट रे के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं, सिंगल लाइट रे के लिए जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा होगा उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही
कम होगा। जिसके लिए लेमडा ज़्यादा होगा उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। तो देखें ज़रा, जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम जानते हैं, विबग्योर है ना, रेड का क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, है ना। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अगर कभी भूल जाओ कि लेमडा बढ़ाने से डेल्टा कम होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम्हारी गाड़ी तेज स्पीड में होगी, उसको अगर तुम मोड़ना चाहोगे तो नहीं मुड़ पाएगी, है ना। मान लो तुम हायाबूसा चला रहे हो और तुम 120 पे चला रहे हो, तुमसे अगर कही दिया जाए एक शार्प टर्न लेना है ना, तो शार्प टर्न नहीं ले पाओगे और गिरोगे ऐसे मुंह भरे कि तुमने कभी सोची ना होगी। तो देखें क्या होगा। तो मतलब जिस लाइट रे के लिए, जिस कलर के लिए वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसके लिए डेल्टा उतना ही कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जिसकी लेमडा ज़्यादा होगा, जिसके लिए लेमडा ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो जब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम डेविएट हो पाएगी, कम मुड़ पाएगी भाई, है ना। तो जाहिर सी बात है, तो तुम्हें बात साफ साफ पता चल रही है। इसको करते हैं रफ, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे रेड से इधर की तरफ आओगे तो क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा गया, चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जब क्या देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते हैं, तो डेल्टा क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ देर तक डेल्टा कम होता है, कम होता है, कम होता है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे और आई अगर बढ़ाना शुरू करते हैं हम लोग, तो डेल्टा क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इट बिगिंस टू इंक्रीजेज। पहले अगर तुम कम कर रहे हो तो डेल्टा जो होता है कम होता जाता है, फिर उसके बाद एक वैल्यू पे बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर उसके बाद फिर से दोबारा बढ़ने लगता है। तो उस ग्राफ को देख लेते हैं भाई, सिलेबस में बहुत प्यार मोहब्बत से कहा गया है कि ग्राफ को जरूर पढ़ना है। तो इसको करते हैं रफ, देखते हैं 4th नंबर के लिए जो हमारे पास ग्राफ है, और ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखें ग्राफ को, देख लेते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ कुछ ऐसे है भाई, आई और डेल्टा के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो कुछ ये ऐसे ग्राफ बनता है, एक किसी वैल्यू पे जो डेल्टा होता है क्या होता है, मिनिमम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी एक वैल्यू के लिए क्या होता है, डेल्टा जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी एक वैल्यू के लिए ये जो डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा मिनिमम होता है। क्या होता है, डेल्टा मिनिमम होता है, ठीक। तो देखें अब ग्राफ से तुम्हें क्या पूछा जाएगा, तो देख लेना भैया, ध्यान से देख लेना भैया मेरे। अब ग्राफ से रिलेटेड 2-4 पॉइंट तुम्हें बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे 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 बढ़ाते जाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, ओह उल्टा हो गया है क्या, इधर है डेल्टा होना चाहिए ना भाई, इधर डेल्टा और इधर होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, ठीक, और ये हो जाएगा आई, इसको आई बोल देते हैं, यहाँ पे आई इक्वल टू ई होता है। सारी बातें करते हैं अभी। तो ये ऐसे बनाते हैं हम लोग ग्राफ, डेल्टा वर्सेस आई का, डेल्टा ऊपर की तरफ, आई इस तरफ। तो देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग जैसे 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 बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा क्या होता जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और किसी एक पॉइंट पे, किसी एक विशेष, एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये डेल्टा मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और ये केवल और केवल एक ही एंगल के लिए होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि ये एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम only for one angle of incidence, only for one specific angle of incidence। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है is minimum
only for one specific angle of incidence। ठीक, तो ये किसी एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये क्या होता है, मिनिमम होता है। अब जरा ध्यान से देखना और जरा सोच के बताना कि एक लाइट रे अगर ऐसे गई और आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जो पहले फिगर हम लोग बना चुके हैं इसको हम लोग ऐसे फिर से ड्रॉ करते हैं। इसको हमने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने बोला था एंगल ऑफ इमरजेंस। अब जरा ध्यान से बताना कि हम बोले यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, और जिसके लिए डेल्टा मिनिमम था, जिसके लिए एंगल ऑफ क्या था, इंसिडेंस क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, मिनिमम था। सोचो अगर तुम यहाँ से जाके देख रहे हो, तुम कहाँ से जाके देख रहे हो, तुम यहाँ से जाके देख रहे हो, पहले तुम इधर से देख रहे थे, तुम्हारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होगा। लेकिन तुम अगर यहीं दूसरी साइड चले जाओ, इधर चले जाओ, यहाँ से देखने लगो, तो तुम्हारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन जाएगा। सोचो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ सोचो मान लो 45 डिग्री आ रहा है, यहाँ सोचो 45 डिग्री आ रहा है, तो मतलब 30 डिग्री पे अलग तब भी डेल्टा मिनिमम है, 45 डिग्री पे तब भी डेल्टा मिनिमम है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या देखा गया कि डेल्टा मिनिमम के लिए, किसके लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। जब क्या मिनिमम होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है I = E। तो सेकंड पॉइंट इसमें ये ऐड कर सकते हो, एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन I = E। I जो होता है E के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसके अलावा जरा सा ये बताना कि यहाँ पे जैसे हम देखें, यहाँ पे एक जैसे हम बोलते हैं ये पॉइंट है तुम्हारा I1, और यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ये पॉइंट है तुम्हारा I2। तो जरा देख के बताना, और यहाँ पे जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब प्रत्येक डेल्टा के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डेल्टा देयर इज 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब किसी एक डेल्टा के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। फॉर ईच एंगल ऑफ डेविएशन हैव 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो कोई भी डेल्टा हो, डेल्टा मिनिमम को छोड़ के, है ना, डेल्टा मिनिमम के लिए 2 वैल्यू होंगे तो I = E है, कोई बात ही नहीं उसमें। तो दुनिया की कोई भी डेल्टा, दुनिया का कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन हो, उसके लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे जो कि आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब लेकिन यहाँ पे देखना ग्राफ में खास बात क्या होती है, ये जो I1 और I के बीच में, या डेल्टा मिनिमम के लिए जो I था यहाँ पे हमारे पास, इनके बीच को जो डिस्टेंस होगी और जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या इक्वल होगी, या ये वाली डिस्टेंस बड़ी होगी। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इस तरफ जो हम लोग राइट साइड में गए हैं वो वाली डिस्टेंस क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। देखें थर्ड पॉइंट में क्या बताया, फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एवरी डेल्टा मिनिमम। किसी भी डेल्टा के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं। कितने, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब देखिए ग्राफ में देख लें 2-4 चीजें। अब ये जो ग्राफ होता है हमारा, ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं होता, ये थोड़ा सा राइट में टिल्टेड होता है। देखें यहाँ पे, ऐसा नहीं जो जूता आता है जो नाइक का, साइन कैसे बना होता है, ऐसे ना, तो जस्ट ये कुछ उसी टाइप का होता है। तो ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं होता है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे चौथा पॉइंट हम यहाँ करके लिख देते हैं कि ये जो ग्राफ होता है आपका, दिस इज नॉट पैराबोलिक, पैराबोलिक नहीं होता है। 5वां पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड क्या होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है। तो ये थी ग्राफ से कुछ जरूरी बातें। 4-5 पॉइंट आपको एकदम घोर के भाई पी जाने, इनको नोट कर लेना एकदम अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तुम्हारे सिलेबस में हेडिंग बना के इन लोगों ने दे रखी है। ठीक है, सिलेबस वालों ने हेडिंग बना के दे रखी है। इससे पहले जो आपको बताया गया था रिलेशन, उसकी भी हेडिंग बना के दे रखी है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, देख लेते हैं थोड़ा सा प्रिज्म से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। इसको नोट कर ले भाई, क्योंकि सिलेबस में बहुत अच्छी हेडिंग दे रखी है, नोट कर लें।
नोट कर ले, नोट कर लिया, रफ कर देते हैं भाई इसको। अब बात करने वाले हैं हम लोग किसी नहीं की, किसी की नहीं, किसकी बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं सर, किसकी बात करोगे भैया? अब हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मेरा, तुम्हारा, प्रिज्म का, है ना। तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो तुमसे बोला जाता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला होता है प्रिज्म के लिए, ठीक है, ये प्रिज्म के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, स्पेशल केस ये होता है कि डेल्टा मिनिमम होना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है, तभी इसको लगा सकते हो भाई। देखिए अगर डेल्टा मिनिमम होगा तो क्या होगा हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई प्लस ई माइनस ए, ये लिखते हैं। डेल्टा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई प्लस ई माइनस ए लिखते हैं। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए लिखते हैं। अब तुम्हें हमने बता दिया कि जब ये डेल्टा मिनिमम होता है तो ये जो आई और ई होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, आई और ई क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं फॉर डेल्टा मिनिमम। कम से कम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आई और ई क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ये रखा हमने माइनस ए। अब यहाँ से डेल्टा मिनिमम इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो ये आ गया 2i माइनस ए, ये माइनस का इधर ले आओगे पलट जाएगा ये, तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू 2i। यहाँ से अगर हम i की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जरा ध्यान से देखना, कि a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस r2। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस r2। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जब हम लोग ऐसे करके फिगर बनाते हैं, ठीक, ऐसे करके हम लोग अगर फिगर बनाते हैं, ठीक है, अगर ये और ये एंगल सेम है, ये और ये एंगल सेम है, तो क्या ये वाले एंगल भी सेम होंगे? तो हम कह सकते हैं कि r1 इक्वल टू क्या होगा, r2 होगा। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा के आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखें भाई, देखें, r1 की जगह, r1 और r2 की जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, r यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, r। तो r1 की जगह r, r2 की जगह r, तो क्या हो जाएगा, r प्लस r 2r। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई 2 आ जाएगी। तो बहुत देर से कंफ्यूज तो हो ही गए होगे, सर यहाँ आई क्यों निकाल लो, आर क्यों निकाल ले, क्या फर्जी की चीज़ें कर रहे हो, है ना। फार्मूला तो लिख ही दिया आपने। तो हम इस फार्मूले का प्रूवमेंट एक्चुअली बताना चाह रहे थे। हमने इसमें देखो कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तुम्हारे पास एक ही फार्मूला होता है, बचपन से तुम्हें यही पढ़ाया जा रहा है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। आई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली कितनी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। तो क्या करना है, तो यहाँ उठा के रख देना, ये हो गया साइन आई की जगह क्या रख देना है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर की जगह क्या रख देना है, आर की जगह क्या रख देना है, तो ए बाई 2 रख देना है, ठीक। तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत छोटे छोटे और फार्मूला बेस्ड ही बनते हैं, ठीक। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं छोटे छोटे, तो घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल्स का अलग से लेक्चर आएगा भाई, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो क्या बात समझ में आई, हम लोग करना क्या चाह रहे थे, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास बचपन से एक ही फार्मूला तुम्हें सिखाया गया है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो जब तुम्हें एक ही फार्मूला सिखाया गया तो उसी को लगा दो भाई, साइन आई अपॉन साइन आर। अब जैसे तुम साइन आई अपॉन साइन आर लिखोगे, तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू कर देंगे, कहेंगे आई कैसे निकालें, आर क्या लिख दें, इसमें तो प्रिज्म का कुछ है ही नहीं। तो प्रिज्म का कुछ नहीं है तो यहाँ देखो फिर प्रिज्म में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखें डेल्टा इक्वल टू हमने लिखा है प्लस ई माइनस ए, जो हमारे पास फार्मूला होता है। अब फिर हमने बताया कि डेल्टा मिनिमम के लिए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो आई प्लस ई माइनस ए। अब डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i और माइनस ए। और यहाँ से हमने निकाला आई की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2।
उसके बाद सेम हमने काम किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे I इक्वल है E इक्वल है तो ये R1 R2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। R1 R2 दोनों के इक्वल करके हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक, तो A इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 और R प्लस R, और ये हो गया 2R, तो A इक्वल टू आ गया 2R, तो R इक्वल टू कितना आ गया A/2। यहाँ पे हमने निकाल लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बचपन का फॉर्मूला मेरा भूल नहीं जाना रे, ये म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई की जगह आई रखा, आर की जगह आर रखा, तो ये हमने निकाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत सस्ते सस्ते, केवल वैल्यू दे रखेगी आपको और निकलवा लेगा आपसे। ठीक, तो अब इसके अगले पार्ट में हम लोग प्रिज्म को ख़त्म करेंगे और 2-4 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसको कर लें आप लोग नोट, और ध्यान रखें भाई, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लें। जो डाउट हो वहाँ पे पूछें, क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शेयर करना तो कतई ना भूलें भाई।